अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ एक न्यू डॉन एडिटोरियल के साथ जिसका टाइटल है ब्रेड एंड बुलेट्स। अब ये किस डेट का एडिटोरियल है मैं ये बता दूँ, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो एडिटोरियल है ये 29 मई का है, मतलब आज ही का है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं डेट में। हालांकि मैं जो हूँ मुझे इस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो अगर कोई न्यूज़ काफ़ी पुरानी भी है मैं उसको भी रीड कर लूँगी, कोई लेटेस्ट है मैं उसको भी रीड कर लूँगी, अगर मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कुछ सीखना है। अब इसके टाइटल को देखें, पहले हम टाइटल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको जूम कर दूंगी आपके लिए ताकि हम अच्छे से इसको पढ़ सकें। तो सबसे पहले ये देखो, ब्रेड एंड बुलेट्स, ये टाइटल इस एडिटोरियल को क्यों दिया गया है। सबसे पहले ये चीज़ नोट करो, ब्रेड होती क्या। देखो, ब्रेड का मतलब है बेसिक नीड्स, बेसिक ज़रूरियात। अब ब्रेड जो है ना वो पीस को भी शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? पीस को भी शो कर रहा है, अमन को भी शो कर रहा है। कैसे? ये देखो, एक घर है, ठीक है, एक छोटा सा घर है, वहाँ पे बच्चे हैं, बड़े हैं। जब तक उनके पास बेसिक नीड्स होंगी, जब तक उनके पास रोटी होगी तो उनके घर के अंदर अमन बना रहेगा। और जिस टाइम उस चीज़ को, उस बेसिक नीड्स को उनसे छीन लिया जाए तो उस घर के अंदर क्या बनेगा? उस घर के अंदर अमन नहीं रहेगा, बच्चे रोएंगे, टेंशन्स होंगी। तो ये वाली चीज़ें जो हैं, ये वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो इस चीज़ से मुझे पता चला कि ये जो ब्रेड है ये पीस की तरफ इशारा कर रही है। उसके बाद इसने ये वर्ड यूज़ किया बुलेट्स। देखो, बुलेट्स जो हैं इसका मतलब क्या होता है? गोली, गोलियाँ, ठीक है। अब वो कैंडीज़ की नहीं बात कर रहा, या वो मेडिसिन वाली गोलियों की बात नहीं कर रहा, ये बुलेट्स की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो बुलेट्स है ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये वॉर की तरफ इशारा कर रहा है, ये वायलेंस की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका टाइटल अगर हम रीड करें तो हमें इन बातों की समझ आ रही है कि यहाँ पे कोई पीस की भी बात कर रहा है और साथ ही साथ वॉर और वायलेंस की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है इसकी टाइटल को पढ़ने के बाद? तो इसका मतलब ये है कि कोई पर्सन है या किसी कंट्री की अगर ये बात कर रहा है तो वो ऊपर ऊपर से पीस की बातें कर रही है और अंदर ही अंदर से वायलेंस की तरफ इशारा कर रही है, वॉर की तरफ इशारा कर रही है। तो खाली टाइटल पढ़ने से, इसको ब्रेक करने से मुझे सारे एडिटोरियल की, जिसको कहते नहीं, उसकी रूह जो है वो समझ आ गई है। तो अब मैं इसका थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं ये किस चीज़ के बारे में। देखो, ये बात कर रहा है असल में इंडिया की पीएम को लेकर बात कर रहा है। असल में वो कह रहा है कि जब उन्होंने ये रिसेंटली कुछ स्पीचेस दी हैं तो उसमें उन्होंने बहुत ही अजीब किस्म के डायलॉग्स यूज़ किए हैं। ऐसे डायलॉग्स ऐसे लगता था जैसे वो किसी पुरानी जो फिल्म नहीं होती, जो हिट हुई फिल्म्स होती हैं उनके अंदर जो डायलॉग्स बोले जाते हैं, तो ऐसे लग रहा था उन्होंने वहाँ से डायलॉग्स लेकर अपनी स्पीचेस में उनको शामिल किया हुआ था। तो वो इस एडिटोरियल में बात कर रहा है कि जब आप इतने बड़े ओहदे पर होते हो तो तब आपको अपने लफ्ज़ का चुनाव जो है ना वो सोच समझ कर करना चाहिए। तब इस तरह के अल्फाज जो है ना इस्तेमाल करने से आपको गुरेज करना चाहिए। क्यों गुरेज करना चाहिए? क्योंकि ये जो अल्फाज हैं ये निकल कर कहाँ से आ रहे हैं? एक उस कंट्री से निकल कर आ रहे हैं जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है। और किस कंट्री के लिए बोले जा रहे हैं? वो खुद में एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है। तो वो इस एडिटोरियल में ये भी बताएगा, वो खाली एक उसको लेकर उसको तनकीद नहीं कर रहा, इसके अलावा वो पास्ट की भी बात करेगा। पास्ट के जो उनके लीडर्स हैं उनके अंदर जो खूबियाँ थी उस चीज़ को भी अप्रिशिएट करेगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बता दूं कि इस एडिटोरियल में हम कंडीशनल सेंटेंसेस भी करेंगे और इसके अलावा इसमें एज इफ़ का इस्तेमाल भी होगा और कुछ ऐसी सिचुएशंस की बात करेंगे जो बिल्कुल इमेजिनरी भी होती हैं और जो प्रैक्टिकल भी होती हैं। तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स भी हम आज के एडिटोरियल में कवर करेंगे। तो चलें अब इसको शुरू करते हैं। कहता एज इफ़। देखो, यहाँ पे एज इफ़ का मतलब क्या है? एज इफ़ का मतलब है कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ काफ़ी नहीं थी, ठीक है। वो जो सेंस है ना, जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो तब आपको पता चलेगा। एज इफ के ऊपर हम बहुत डिटेल में आज स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे।
कहता द एंटी पाकिस्तान वैनम, कहता वो वाला जहर जो पाकिस्तान के खिलाफ है। अच्छा कौन सा जहर? कहता बीइंग स्प्यूड, कहता जिसको स्प्यू किया जा रहा है, जिसको स्प्रेड किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, या जिसको आप ये समझ लो उगला जा रहा है। किसके ज़रिए? कहता बाय हाइपर नेशनलिस्ट सेक्शंस ऑफ द इंडियन मीडिया, कहता इंडियन मीडिया का ये वाला सेक्शन है, ये वाला जो ग्रुप है, इसके ज़रिए। अब ये कौन से वाला ग्रुप है? ये बता रहा है कि वो वाले लोग जो हाइपर नेशनलिस्ट हैं, मतलब जो एक्सट्रीमली जिसको कहते हैं ना वतन प्रस्त, वो वाला ग्रुप ऐसे काम कर रहा है। कहता वॉज नॉट इनफ, कहता ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो वैनम था जो इनके ज़रिए उगला गया था वो काफ़ी नहीं था। सैडली, अब सैडली का मतलब क्या है? सैडली का मतलब है कि अफसोस के साथ। कहता इंडियाज़ टॉप लीडरशिप, कहता इंडिया की जो टॉप लीडरशिप है, जो आला क़यादत है, कीप्स इंडल्जिंग, वो कीप कर रही है, मतलब कंटिन्यू है, इस चीज़ को जारी रख रही है। किस चीज़ को? मुलव्वस होने को। किस में? कहता इन सिमिलर बिहेवियर, इसी किस्म के बिहेवियर में, इसी किस्म के रवैये में। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है ये चीज़ काफ़ी नहीं थी कि मीडिया तो इस तरह की बातें करता ही था, मीडिया जो था वो इस तरह का जहर उगलता ही था। अब यहाँ पे जो इंडिया की जो टॉप लीडरशिप है वो भी ऐसा ही रवैया अख्तियार करने लग गई है, वो भी इनमें मुलव्वस होने लग गई है। तो वो ये बात कर रहे हैं इन लाइन्स में। अब ये देखो, ये जो वैनम है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी यहाँ पे वर्ब पड़ी हुई है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। देखो वैनम का मतलब क्या होता है? वैनम का मतलब होता है हेट्रेड, बिटरनेस, हॉस्टिलिटी, नफरत। और ये जो इसने यूज़ किया ना बीइंग स्प्यूड, ये क्या है? ये पार्टिसिपल का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है कि इसको उगला जाता है या इस जहर को स्प्रेड किया जाता है। देखो उसके बाद वर्ड है स्प्यू। स्प्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पोर आउट करना, एक्सप्रेस करना। और हाइपर नेशनलिस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है अल्ट्रा पैट्रियोटिक, हद से ज़्यादा जो वतन प्रस्त है उन लोगों की बात कर रहा है, जो जुनूनी है, एक्सट्रीमिस्ट समझ लो आप। अच्छा, अब इसने यहाँ पे एज इफ़ का एक स्ट्रक्चर यूज़ किया। एज इफ़ क्या होता है ये डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन पहले इस पूरा पैराग्राफ को हम कंप्लीट कर लें ताकि हमारा थोड़ा फ्लो बन जाए और हम इस बात को समझ सकें कि इस पूरे फर्स्ट पैराग्राफ में वो बात क्या कर रहा है। कहता व्हेन, जब, होल्डर्स, अच्छा कौन से होल्डर्स? कहता ऑफ हाई पब्लिक ऑफिस, यहाँ के जो होल्डर्स हैं मतलब जो पावरफुल गवर्नमेंट पोजीशंस पे बैठे हुए लोग हैं, जैसे पीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, मिनिस्टर्स हो गए। कहता रिसोर्ट टू, वो सहारा लेते हैं किस चीज़ का? प्लेइंग टू द गैलरी, इस चीज़ का। प्ले टू द गैलरी का मतलब क्या है? मतलब आवाम को खुश करने के लिए कुछ खास एक्शन करना या ऐसे अल्फाज बोलना जिससे आवाम जो है वो खुश होगी। कहता द चांसेस, कहता ये जो चांसेस हैं ना, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो इम्कानात हैं किसके? ऑफ पीस, अमन के। कहाँ? कहता इन द सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे आर रिड्यूस्ड, कहता वो कम हो गए हैं। सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत हद तक। तो अब वो ये कह रहा है कि जब इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग जो हैं, जब वो इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, मतलब आवाम को खुश करने के लिए ऐसा जहर उगलते हैं, तो ये जो चांसेस हैं ना, ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो इम्कानात हैं अमन की सब कॉन्टिनेंट के अंदर, कहता वो रिड्यूस हो जाती हैं, वो बहुत कम हो जाती हैं। और सिग्निफिकेंटली यहाँ पे इसने एडवर्ब यूज़ किया है जो ये बता रहा है कि बहुत हद तक। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। अच्छा, इसके अंदर इसने एक स्ट्रक्चर यूज़ किया रिसोर्ट टू। देखो रिसोर्ट टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि किसी चीज़ की तरफ रुजू करना, किसी तरीके को चुन लेना। और रिसोर्ट टू के बाद आप हमेशा जेरेंड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। रिसोर्ट टू प्लेइंग। और ये जो इसने फ्रेज़ यूज़ किया ना, प्ले टू द गैलरी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शो ऑफ करना, दिखावा करना, अवाम को खुश करना, लेकिन सिर्फ दिखावा करना, मतलब बस ऐसे दिखावे करने जिससे अवाम जो है वो बहुत खुश हो जाए। अब आगे देखते हैं।
कहता डिलीवरिंग अ स्पीच, कि एक तकरीर को, एक स्पीच को देते हुए। कहाँ? कहता इन गुजरात भूज टाउन रिसेंटली, हाल ही में इस टाउन में। कहता इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूज्ड, कहता ये वाले जो पीएम हैं उन्होंने इस्तेमाल किया किसका? इल एडवाइज्ड टर्न्स ऑफ फ्रेज, मतलब ऐसे अल्फाज का जो कि बहुत ही अनवाइज थे, जो बहुत ही इनअप्रोप्रिएट थे। ये टर्न ऑफ फ्रेज क्या होता है ये सारा एक्सप्लेन करूंगी जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। व्हेन रेफरिंग टू पाकिस्तान, जब वो पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे। तो अब इस लाइन में क्या कह रहा है? कहता जब वो यूं तकरीर कर रहे थे ना हाल ही में यहाँ पे, कहता जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे उन्होंने बहुत ही ख़राब अल्फाज का इस्तेमाल किया था जब वो जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान का। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो सबसे पहले ये देखो टर्न ऑफ फ्रेज का मतलब क्या होता है। टर्न ऑफ फ्रेज का मतलब होता है अंदाज़े बयां, लफ्ज़ों का खूबसूरत इस्तेमाल। यहाँ आप ये समझ लो बात करने का जो तरीका होता है। अब इसने यहाँ पे यूज़ किया इल एडवाइज एडजेक्टिव लगा के इस फ्रेज को। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गलत या नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल। इल एडवाइस का मतलब ही यही है कि वो चीज़ जो सेंसिबल ना हो, जो वाइज ना हो। अच्छा, रेफर टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब आप टॉक अबाउट कर रहे हो, जब आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, उसका जिक्र कर रहे हो। अब आगे देखो, कहता एक्विंग डायलॉग्स, कहता दोहराते हुए इन डायलॉग्स को। अच्छा, कौन से डायलॉग्स? कहता यूजुअली फाउंड, कहता जो आम तौर पर मिलते हैं। कहाँ? कहता इन 1970s बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर, कहता 1970 की जो बॉलीवुड की हिट मूवीज़ हैं उनमें ऐसे डायलॉग्स जो पाए जाते हैं। कहता ही अर्ज्ड पाकिस्तानीज़, उसने अर्ज किया पाकिस्तानीज़ को, मतलब इसने पाकिस्तानीज़ को बताया या इनको जोर दे के कहा क्या? टू ईट ब्रेड, ब्रेड खाओ, और एल्स वरना माई बुलेट इज़ रेडी, वरना मेरी जो बुलेट है वो तैयार है। तो देखो वो यही बात कर रहा है ना कि अगर आप इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए और आप इस तरह के अल्फाज बोल रहे हो तो ये जो अल्फाज हैं ये आपको सूट नहीं करते। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो एको का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिपीट करना, दोहराना, रिकॉल करना। और अर्ज का मतलब क्या होता है? अर्ज का मतलब होता है जब वो इस चीज़ को जोर देकर कह रहे थे। और ब्लॉकबस्टर्स किसको बोलते हैं? ब्लॉकबस्टर बोलते हैं हिट मूवीज़ को, वो वाली मूवीज़ जो बहुत ही पॉपुलर होती हैं और इसके अलावा कोई देखने वाली चीज़ नहीं है इसमें। अब आगे चलो, और ये जो चीज़ है ना आपको नज़र आ रही है माई बुलेट इज़ रेडी, असल में ये ना वार्निंग है, ये धमकी दी जा रही है। और ये जो ईट ब्रेड है तो इसका मतलब क्या है? ईट ब्रेड का असल में मतलब है कि आप अपना सर झुका के रखो, आप हमें ओबे करो। तो ये इस तरह के मीनिंग्स जो हैं आप इस सिचुएशन से निकाल सकते हो। ही ऑल्सो रिपीटेड, कहता उसने दोहराया किसको? एलिगेशंस को, इल्ज़ामात को। अच्छा कौन से? कहता ऑफ पाकिस्तान सपोर्टिंग टेररिज्म, के पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म को, मतलब पाकिस्तान जो वो हेल्प कर रहा है, बैक कर रहा है इस चीज़ को। कह रहा है एट अनदर इवेंट, कहता है एक दूसरे इवेंट में। अच्छा वहाँ पे क्या हुआ? कहता इन गांडिया नगर, कहता ये वाला यहाँ पे इस जगह पे जो इवेंट हुआ था, मिस्टर मोदी क्वेश्चन, मिस्टर मोदी ने क्वेश्चन किया, इसने सवाल उठाया किसके बारे में? कहता द रेलिवेंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, कहता उसने इंडस वाटर ट्रीटी मतलब इसके मुआहदे के ऊपर, इसकी अहमियत के ऊपर एक क्वेश्चन उठाया। मतलब एक तरह से वो ये बता रहा है कि उसने ये बताया है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना ये आज भी कितनी अहमियत रखती है, ये कितनी फ़ायदेमंद है। तो वो ये चीज़ बता रहा है इन लाइंस में। अच्छा अब इसमें यहाँ पे वर्ड यूज़ किया रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस, किसी चीज़ की सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत, कि वो कितनी रेलिवेंट है आज के टाइम में भी, वो ये बता रहा है। कहता परहैप्स शायद, इट वॉज हिज प्रेजेंट, ये उसकी प्रेजेंस थी, उसकी मौजूदगी थी। कहता इन हिज होम टर्फ ऑफ गुजरात, इन हिज होम टर्फ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसका जो अपना सियासी रीजन है, उसका जो अपना होम टाउन है,
कौन सा? कहता गुजरात का। कहता दैट मेड, कहता हो सकता है इसने इसको मजबूर किया हो। किस बात पे? कहे इस बात पे कि द इंडियन लीडर रिसोर्ट टू, के जो इंडियन लीडर है वो सहारा ले सच बेलिकोस रेट्रिक, ऐसी बयानबाजी का जो कि बेलिकोस है, जो दुश्मनी भरी है, जो नफरत भरी है। तो अब इसकी वोकैब चेक करते हैं। देखो वोकैब में सबसे पहले आप ये चीज़ देखो कि ये होम टर्फ क्या चीज़ है। देखो होम टर्फ का मतलब है होम टाउन, या आप इसको बोलते हो पॉलिटिकल बेस, या आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग होल्ड, मतलब जहाँ से किसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती हो उसको बोलते हैं। और ये क्या था, ये ओप लगा के इसने बताया है। अच्छा, अब फिर इसने रिसोर्ट टू का इस्तेमाल किया। देखो रिसोर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना, और रिसोर्ट टू के बाद क्या आया है? नाउन आया है, ठीक है। वो क्या है? रेट्रिक है। और ये रेट्रिक कैसा है? बेलिकोस है। रेट्रिक किस चीज़ को बोलते हैं? ये स्पीच को बोलते हैं, ये बयानबाजी को कहते हैं। ये जो पॉलिटिशियंस लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, उसको बोलते हैं रेट्रिक। और बेलिकोस का मतलब क्या? अग्रेसिव, वॉर लाइक जिसको बोलते हैं, हॉस्टाइल, दुश्मनी भरी। अब आगे चलते हैं। कहता वट एवर, जो कुछ भी, द रीजंस, मतलब रीजंस वजूहत जो कुछ भी हो, चाहे ये वो उस जगह पे खड़ा हो जहाँ पे उसका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहाँ उसे बहुत सपोर्ट मिलती है। कहता इफ़ इंडियाज़ लीडर्स, कि अगर इंडिया के लीडर्स कंटिन्यू जारी रखें टू यूज़, इस्तेमाल करना सच कॉम्पैटिव लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज को, कैसी लैंग्वेज? जो कि कॉम्पैटिव है, मतलब जो बहुत ही अग्रेसिव है, जो दूसरों को अटैक करने वाली है। कहता अब पीसफुल रेजोल्यूशन, कहता ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन है ना, ये जो अमन पसंद हल है ना, किस चीज़ के लिए? कहता टू साउथ एशियाज प्रॉब्लम, इन मसाइल के लिए। कहता इन द नियर फ्यूचर, आने वाले मुस्तकबिल में, इज़ हाईली अनलाइकली, कहता ये जो चीज़ है ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब जल्दी से इसकी वोकैब चेक करते हैं। कॉम्पैटिव, देखो कॉम्पैटिव का मतलब क्या होता है? अग्रेसिव, हॉस्टाइल, दुश्मनी भरी, कन्फ्रंटेशनल भी बोल सकते हो। उसके बाद ये जो यूज़ किया ना इसने पीसफुल रेजोल्यूशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसा सलूशन, ऐसी सेटलमेंट जो नॉन वायलेंट हो, जो बहुत ही काम हो, जो अमन पसंद हो। अनलाइकली का मतलब क्या है? अनलाइकली का मतलब है ये जो चीज़ है ये डाउटफुल है, ये अभी पॉसिबल नहीं है, इसके चांसेस बहुत कम है। कह रहे द फॉरेन ऑफिस हैज़ क्रिटिसाइज, कहता है ये जो फॉरेन ऑफिस है मतलब वो वाला डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जो कि फॉरेन अफेयर से डील करता है। कहता हैज़ क्रिटिसाइज, उसने तनकीद की है मिस्टर मोदीज थियोट्रिकल फ्लोरिश। तो इसमें कह रहा है ये जो फॉरेन ऑफिस है, मतलब पाकिस्तान की बात कर रहा है, वहाँ के जो फॉरेन ऑफिस हैं उन्होंने तनकीद की है मिस्टर मोदी की इस थियोट्रिकल फ्लोरिश की। अब ये क्या चीज़ होती है? इसका मतलब है ये जो इनकी जुमलेबाजी थी, मतलब एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसके अंदर आपने इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए थे जो किसी ड्रामे से रिलेटेड हो, जो किसी थिएटर से रिलेटेड हों। आप ये समझ लो जो ड्रामेबाजी वाले जो अल्फाजात इसने यूज़ किए थे। कहता ऑब्जर्विंग दैट, ऑब्जर्व करते हुए, नोटिस करते हुए, सच रिमार्क्स, कहता ऐसे जो रिमार्क्स हैं, ऐसे जो कमेंट्स हैं, ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं, आर नॉट एक्सपेक्टेड, कहता ये एक्सपेक्ट नहीं की जाती, मतलब ऐसे रिमार्क्स की ना उम्मीद नहीं की जाती। किन से? कहता फ्रॉम द लीडर ऑफ अ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट, उस लीडर से जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट का है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है हैज़ क्रिटिसाइज, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ हुआ है। उसके बाद इसने यूज़ किया रिमार्क्स। देखो रिमार्क्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टेटमेंट्स, कमेंट्स। अच्छा, अब इसने यहाँ पे जो यूज़ किया ना क्रिटिसाइज, इससे ना मुझे एक फ्रेज़ याद आ गई है, तो वो मैंने सोचा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ये क्रिटिसाइज से रिलेटेड एक फ्रेज़ है, इसको देख लें। बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसे इंसान को नुकसान पहुंचाना या ऐसे इंसान को क्रिटिसाइज करना जो आपको हेल्प करता हो, जो आपको सपोर्ट करता हो, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ इसको। तो अब ये जो एज इफ़ है ना, इसको देख लेते हैं कि एज इफ़ का इस्तेमाल जब आप प्रेजेंट के लिए करते हो तब इसका मतलब क्या होता है, एज इफ़ का इस्तेमाल अगर पास्ट में करना हो तो तब इसका मतलब क्या होगा। इसको डिटेल से देख लेते हैं।
देखो एज इफ़ का इस्तेमाल जब हम प्रेजेंट टेंस के साथ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। जब हम एज इफ़ का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस के साथ करते हैं तो इसका मतलब है हम रियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो सच हो सकती है या जो पॉसिबल है। इसके ऊपर आप एक सेंटेंस देखें, शी टॉक्स एज इफ शी नोज द ट्रूथ। कि आप कोई एक लड़की है, ठीक है, वो आपसे बात कर रही है और आपको शक हो रहा है, ठीक है, आप उसको देख के उसकी बातों से आपको लग रहा है कि इसको सारी बात पता है, इसको सच पता है। तो ये जो चीज़ आप गेस कर रहे हो ना, ये जो आप बोल रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि इसको सच पता है, तो ये वो चीज़ है जो पॉसिबल हो सकती है, जो रियल है, जो सच साबित हो सकती है। एक और सेंटेंस देखें ताकि आपको और क्लियर हो जाए। दे बिहेव एज इफ, देखो आप फॉर एग्जांपल आप किसी दोस्त के घर गए हो, ठीक है, आपने कुछ लोगों को वहाँ पे देखा है, तो वो इस तरह से फिर रहे थे, उस घर में इस तरह से बिहेव कर रहे थे, तो आपको उनको देखकर ऐसे लगा कि हो सकता है वो भी यहीं रहते हों, आपका दोस्त तो यहाँ पे रहता ही है, हो सकता है ये वाले लोग भी यहाँ रहते हों। तो अब आप उस सिचुएशन की बात कर रहे हो, उस चीज़ की बात कर रहे हो जो पॉसिबल हो सकती है, सच भी हो सकता है वाकई वो वहीं पे रहते हों। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये उस सिचुएशन की बात करेंगी जो सच साबित हो सकती हैं, जो पॉसिबल हो सकती हैं। अब दूसरी चीज़ देखो, जब आप एज इफ़ के साथ पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हो तो ये किसकी बात करता है, तो ये उस सिचुएशन की बात करेगा जो प्रेजेंट में पॉसिबल नहीं है, जो सच साबित नहीं हो सकती। अक्सर आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, या लोगों को बोलते हुए सुना है, ही टॉक्स, देखो आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, ही टॉक्स एज इफ ही ओन द वर्ल्ड। देखो आप एक पर्सन है, वो इस तरह से बातें कर रहा है जैसे ना सारा कुछ ही इसी का है, तो अपने दोस्त से कहते हो कि ये तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे पूरी दुनिया इसी की हो। तो देखो ये आज जो सिचुएशन आपने चीज़ मेंशन की है ना कि सारी दुनिया इसी की हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप बात प्रेजेंट की ही कर रहे हो, लेकिन उस चीज़ की बात कर रहे हो जो सच साबित नहीं हो सकती, जिसके चांसेस ज़ीरो हैं। एक और सेंटेंस देखो, जैसे शी बिहेव्स एज इफ शी वर अ क्वीन, कि वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो कोई क्वीन हो, जैसे वो कोई मलिका हो। तो अब ये जो चीज़ें आप बता रहे हो वो चीज़ें बता रहे हो जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि जब आपने प्रेजेंट में किसी चीज़ को इमेजिन करना है और वो चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे एज इफ प्लस V2। देखो ये वाली सिचुएशंस वैसी होंगी, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जैसे अक्सर कोई पर्सन है, आपका कोई दोस्त है, वो बैठा है, वो ऐसी बातें कर रहा है, यार मैं तो मेरा बस चले तो मैं ये वाली गाड़ी बाय कर लूँ, मेरा बस चले तो मैं ये वाली गाड़ी बाय कर लूँ। तो आप उसको देख के कह रहे हो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे ये करोड़पति हो, ठीक है। आपको उसकी असलियत पता है, आपको पता है वो करोड़पति नहीं है, ठीक है। तो ये वो जो चीज़ें होती हैं ना, ये वाली जो सिचुएशन होती है उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर यूज़ होता है। और जब आपने उस चीज़ की बात करनी है जो पॉसिबल है, तब आपने एज इफ के बाद V1 का इस्तेमाल करना है। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो एज इफ वाला अभी हमने किया ना, तो इसमें एक और सिचुएशन भी होती है। वो सिचुएशन मैं किसी और क्लास में करवाऊंगी। उसमें ये होता है जब आप पास्ट की किसी चीज़ का जिक्र कर रहे हो कि ऐसा दिखाई देता है कि उसके पास ऐसा था या वो खुद को ऐसा समझता था। तो ये जो चीज़ें हैं जब आगे कोई क्लास करेंगे ना, तो उसमें उस वाले कॉन्सेप्ट को भी देख लेंगे।
अब आगे देखो, कहता परहैप्स शायद द बेलिजिरेंस ऑफ इंडियाज लीडर्स, कहता इंडिया के लीडर्स की ये जो बेलिजिरेंस है, बेलिजिरेंस का मतलब क्या है, ये जो अग्रेसिव एटीट्यूड है, ये जो हॉस्टाइल एटीट्यूड है, ये जो दुश्मनी भरा इनका एटीट्यूड है, कहता इज अ रिफ्लेक्शन, ये अक्स है, कहता किसका, ऑफ द क्वालिटी, मयार का, किस चीज़ के मयार का, कहता ऑफ इंडियाज करंट लीडरशिप, इंडिया की जो हालिया लीडरशिप है उसके मयार का अक्स है। कहता शायद ये जो बेलिजिरेंस है, ये जो आप लड़ाई झगड़े वाला इनका जो एटीट्यूड है इंडियन लीडर्स का, कहता ये अक्स है, ये दिखाती है किसको, क्वालिटी को। क्वालिटी क्या होता है, मयार किसी चीज़ का, और किस चीज़ का मयार, कहता है इंडिया की करंट लीडरशिप इस चीज़ का। अब इसकी वो कैप चेक कर लेते हैं। देखो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, आप ये समझ लो ये चीज़ जो है ये इंडिकेशन है, ये निशानी है, ये चीज़ मिरर है जो असल सूरत हाल को दिखाती है। और क्वालिटी क्या चीज़ होती है हम सबको पता है, लेवल, स्टैंडर्ड, कैलिबर। अब आगे चलते हैं, कहता फ्रॉम द एलोक्वेंस, कहता ये जो उनका बेहतरीन अंदाज़े गुफ्तगू था वहाँ से, एंड स्टेट्समैनशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, कहता यहाँ से, कहता ये जो इनकी एलोक्वेंस थी, मतलब ये जो इनकी फसाहत थी, ये जो इनका बेहतरीन अंदाज था गुफ्तगू का, और इनकी जो स्टेट्समैनशिप थी। देखो स्टेट्समैनशिप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ये जो इनकी स्किल थी, मतलब बहुत ही अक्लमंदी से, बहुत ही सोच समझ कर ये जो मुल्क चलाने की इनकी जो सलाहियत थी, किनकी, इन दोनों की। कहता डाउन टू द क्वाइट रिजोल्व। देखो डाउन टू द का मतलब क्या होता है, डाउन टू का मतलब होता है कि जो कि इंक्लूड करती थी, जो कि इस चीज़ को भी शामिल करती थी, किस चीज़ को, कहता क्वाइट रिजोल्व, एक ऐसा रिजोल्व जो कि बहुत ही क्वाइट होता था, मतलब पुरसकून अज़म को जो बताती थी, जो उनकी डिटर्मिनेशन को बताती थी, लेकिन जो कि बहुत ही काम होती थी। किनकी, कहता AB वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह, इनकी। कहता टुडे, आज इंडियाज लीडर्स, जो इंडिया के लीडर्स हैं, हैव कम डाउन टू, कहता वो बहुत नीचे आ गए हैं। कहाँ, कहता टू माउथिंग बॉलीवुड क्लीशे, वो इतना नीचे आ गए हैं, इस स्टैंडर्ड पे आ गए हैं कि वो बॉलीवुड के जो डायलॉग्स हैं उनको दोहराने लग गए हैं, उनको बोलने लग गए हैं। तो अब देखो इसको ब्रेक करते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। देखो पहले इसने उसकी बात की है ना, जो इंडिया के करंट लीडर्स हैं उनके बारे में बताया कि वो ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ऐसे बॉलीवुड डायलॉग्स यूज़ करने लगे हैं। लेकिन उसके बाद इसने बताया है कि जो इंडिया के पहले लीडर्स थे ना, वो बहुत ही अक्लमंद थे, बहुत ही ग्रेसफुल लीडर्स थे, जैसे गांधी हो गए, नेहरू हो गए, वाजपेयी हो गए, मनमोहन सिंह हो गए। कहता अब जो लीडर आगे है ना, वो लगता है कि वो बहुत ही, उन्होंने अपना मयार जो है वो गिरा लिया है, यहाँ तक आ गए हैं कि वो बॉलीवुड के जो डायलॉग्स हैं उनको बोलने लग गए हैं, उनके मुंह से ऐसे डायलॉग्स जो हैं वो निकलने लग गए हैं। देखो इसने यहाँ पे यूज़ किया है डाउन टू। देखो डाउन टू का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो जो होता है ना डाउन टू, इसका मतलब बिकॉज ऑफ भी होता है, या इसका मतलब होता है ड्यू टू, जिसका मतलब होता है की वजह से। जैसे अक्सर आप बोलते हो ठहरे में कि हर सक्सेस वॉज डाउन टू हर हार्ड वर्क, मतलब कामयाबी की जो वजह थी ना वो क्या थी, वो उसकी मेहनत थी, उसका हार्ड वर्क था। तो ये डाउन टू यहाँ पे किस मीनिंग को कन्वे कर रहा है, ड्यू टू को और बिकॉज ऑफ को। इसके अलावा डाउन टू का मतलब क्या होता है, देखो जो दूसरा मीनिंग होता है ना डाउन टू का, वो होता है इंक्लूडिंग, मतलब जब आप किसी चीज़ की आखिरी लिमिट तक मेंशन कर देते हो कि ये जो चीज़ थी ये यहाँ तक थी, तो उसमें भी डाउन टू का इस्तेमाल होता है। जैसे शी ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग डाउन टू द कलर ऑफ द नैपकिन्स, कि वो जो लड़की थी उसने सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया, सारा कुछ, यहाँ तक कि ये जो नैपकिन्स के कलर थे ना, इसने इसको भी नहीं छोड़ा, इसको भी इंक्लूड किया, जो इतनी डिटेल्स थी उसने इनको भी शामिल किया। तो ये जो डाउन टू है वो इस चीज़ को बताता है।
अक्सर हम यूज़ करते हैं ना उर्दू में वर्ड्स यूज़ करते हैं हत्ता के, यहाँ तक के, तो ये वो सेंस देता है। और थर्ड जो डाउन टू का मतलब होता है वो क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी एक चीज़ के पास साथ रह लेना, सिर्फ इतना रह गया। सेंटेंस चेक करें, आई एम डाउन टू लास्ट ऑप्शन, मतलब मेरे पास सिर्फ आखिरी ऑप्शन बची है, मेरे पास सिर्फ ये चीज़ रह गई है, इतना हिस्सा रह गया है। यहाँ आप अक्सर कहते हो कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ आप ऐसे कहते हो कि मेरे पास सिर्फ 500 रुपये रह गए हैं, तो आप ये भी कह सकते हो आई एम डाउन टू माई लास्ट 500 रुपीज़। आप ये भी कह सकते हो कि मेरी जो बैटरी है वो सिर्फ 5% रह गई है, तो आप ये कह सकते हो द बैटरी इज़ डाउन टू 5%, 15%, जितना भी आपकी बैटरी है आप कर सकते हो इसको। तो अब ये देख लीजिएगा कि इनका मतलब क्या है। डाउन टू बिकॉज ऑफ और ड्यू टू की भी सेंस देगा, मतलब क्यों के। डाउन टू जो है वो ये भी बताएगा हत्ता के, यहाँ तक के, मतलब ये चीज़ भी इंक्लूड थी, शामिल थी। इसके अलावा डाउन टू जो है वो ये भी बताएगा कि सिर्फ इतना रह गया, मतलब यहाँ तक जो चीज़ है वो बाकी है। तो अगर अभी आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं या थोड़े आप ये कह सकते हैं डाउट्स हैं, तो कोई मसला नहीं है, जब ये नेक्स्ट आएगा हम तब इसको और अच्छे से कर लेंगे। अच्छा, ये जो माउथिंग वर्ड यूज़ किया ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, माउथ का मतलब है किसी चीज़ को रिपीट करना, दोहराना। मतलब अक्सर कहते हैं ना कि रट लेना और उसके बाद वही लफ्ज़ वही चीज़ें दोहराना। अब ये जो डायलॉग्स इन्होंने रटे हुए थे ना, ये उन्हीं को दोहराते हैं। अच्छा, क्लीशे क्या होता है? क्लीशे का मतलब है वही घिसी पिटी बातें या घिसे पिटे जुमले। अक्सर आपने देखा होगा कि जब टीवी में अगर पूछा जाए किसी एक्ट्रेस से कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है, तो वो क्या जवाब देती हैं? वो यही जवाब देते हैं कि मैं 8 से 10 गिलास पानी के पीती हूँ। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये जो जुमले, ये घिसे पिटे जुमले हैं, मतलब ये मामूल बन चुका है। जो भी आता है वो सिर्फ यही बात बोलता है, हालांकि सबको पता है सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, अब आगे देखो। कहता सच इनटेम्परेट रिमार्क्स, कहता ऐसे जो कमेंट्स हैं जो बहुत ही रूड हैं, जो बहुत ही गलत हैं, कहता गिव वो देते हैं चांस, मौका, टू हॉक्स, किनको मौका देते हैं? हार्ड लाइनर्स को मौका देते हैं, शिद्दत पसंद लोगों को मौका देते हैं। कहाँ के हॉक्स हैं? कहता इन पाकिस्तान में, टू रिप्लाई इन द सेम कॉइन, कि वो भी वैसा ही जवाब दें जैसा उन्हें मिला था, जैसी उन्हें बातें कही गई थी, वो भी वैसा ही जवाब दें। तो वो ये बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ना आज के एडिटोरियल में वो कैप बहुत यूज़ की है इसने, मतलब हर वर्ड आपको डिफरेंट लगेगा। अच्छा, अब सबसे पहले ये देखो कि ये इनटेम्परेट का मतलब क्या होता है। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनरिस्ट्रेंड, हार्श, अग्रेसिव। ऐसे अल्फाज जो आप सोच समझ कर नहीं बोलते, जो बहुत सख्त होते हैं, जो किसी को प्रोवोक कर सकते हैं, किसी को किसी चीज़ के लिए उकसा सकते हैं। और हॉक किसको बोला जाता है? देखो, हॉक बोला जाता है हार्ड लाइनर्स को, शिद्दत पसंद अफराद को, एक्सट्रीमिस्ट को बोला जाता है। वो वाले लोग जो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसका जवाब जो है ना, इस केस में बता रही हूँ कि वो वाले लोग जो कहते हैं कि भाई इस सिचुएशन का जो जवाब है वो सिर्फ और सिर्फ जंग है, तो ये उनकी बात कर रहा है। अच्छा, अब ये जो इसने मेंशन किया ना, रिप्लाई इन द सेम कॉइन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वैसा ही जवाब देना, रिटेलिएट करना। मतलब रिटेलिएट का मतलब होता है ना कि बदला लेना या जवाब देना, लेकिन इसका मतलब होता है कि वैसा ही जवाब देना जैसी बात की गई थी। मतलब अगर किसी पर्सन ने बदतमीज़ी वाले अल्फाज यूज़ किए हैं तो दूसरा पर्सन भी वैसे ही बदतमीज़ी वाले अल्फाज को इस्तेमाल करके जवाब देगा। अब आगे देखो, कह रहा है इफ़ मिस्टर मोदी एंड हिज कॉलीग, कहता अगर जो मिस्टर मोदी है वो और उसके कोलीग्स, मतलब उसकी पार्टी के जो भी लोग हैं इन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट में, कहता आर सीरियस, कहता अगर वो बहुत ही संजीदा हैं अबाउट प्रमोटिंग सस्टेन्ड हॉस्टिलिटी, कि इस चीज़ को प्रमोट करने में, इस चीज़ को बढ़ावा देने में, किस चीज़ को? उस दुश्मनी को जो कि सस्टेन्ड है, जो कि मतलब काफ़ी लंबे अरसे से बनी हुई है, अगेंस्ट पाकिस्तान के खिलाफ। तो कहता दिस इल एडवाइज्ड पॉलिसी, कहता ये वाली जो पॉलिसी है ना,
जो कि बहुत ही इल एडवाइस्ड है। मतलब ये वाली जो स्ट्रेटजी है, ये जो उनकी अप्रोच है, ये जो उनका मेथड है, जो बहुत ही इल एडवाइस्ड है, जो अनवाइज है, जो बेवकूफ़ी वाला है। कहता विल स्पेल डिसास्टर, वो क्या करेगी, वो तबाही का सबब बनेगी। किसके लिए? फॉर द एंटायर सब कॉन्टिनेंट, सारे के सारे सब कॉन्टिनेंट के लिए। अब इसकी वो कैप चेक करो। देखो सस्टेन्ड का मतलब क्या है? देखो सस्टेन का मतलब वो चीज़ जो प्रोलॉन्ग्ड हो, वो चीज़ जो काफ़ी लंबे अरसे से बनी हुई हो। और हॉस्टिलिटी जो है हम देख चुके हैं, ये उसको बोलते हैं, एनमिटी को भी बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को भी बोलते हैं। और इल एडवाइस हम पहले देख चुके हैं, मतलब वो चीज़ जो अनवाइस हो, जो रेकलेस हो, बगैर सोचे समझे हो, बेवकूफ़ाना वाली हो। अच्छा, स्पेल डिसास्टर का मतलब क्या है? स्पेल डिसास्टर का मतलब है ये वाली जो चीज़ है ये कॉज करेगी, ये वजह बनेगी इस चीज़ की, या ये वाली जो चीज़ है ये लीड टू करके चली जाएगी, मतलब इधर लेके आ जाएगी। कहता इंडिया कैनॉट एज्यूम, कहता इंडिया जो है इस चीज़ को तसव्वुर नहीं कर सकता। किस चीज़ को? दैट के पाकिस्तान विल सिंपली सिट, कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ बैठा रहेगा एंड वॉच और देखेगा, एज इट वायलेट्स द कंट्री सोवरेनिटी एज पार्ट ऑफ अ न्यू नॉर्मल। तो वो कह रहा है कि कहता अगर तो इंडिया जो है ना वो ऐसी चीज़ को तसव्वुर नहीं कर सकता कि पाकिस्तान जो है वो बस सिर्फ चुप करके बैठा रहेगा और देखेगा जब ये वॉयलेट करेगा, खिलाफ वर्जी करेगा कंट्री की, इस पावर की, कंट्री की खुद मुख्तारी की, इसकी फ्रीडम की। कहता किस तरह से? एज पार्ट ऑफ अ न्यू नॉर्मल, कि ये जो चीज़ है ये एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, ये वाली जो चीज़ है ये मामूल का काम है। देखो सबसे पहले अगर इसने इंडियन पीएम के बारे में बोले हैं कि उनके जो अल्फाजों की सिलेक्शन थी वो बहुत गलत थी, वो उन्होंने बताई। उसके बाद उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो पहले वाले इंडियन पीएम थे वो भी ऐसे थे। कहता बिल्कुल भी नहीं, उनकी जो खुसूसियात थी इसने उनकी तारीफ़ की। उसके बाद इसने बताया कि फिर दोबारा वो करंट पीएम की तरफ चला गया और उसने कहा कि अगर तो उसको ऐसा लगता है कि ये लोग चुप करके बैठे रहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा देखो इसने उन चीज़ों की भी बात की है, अगर इसने उनके हार्ड लाइनर्स की बात की है, इसने पाकिस्तान के भी एक्सट्रीमिस्ट लोगों की बात की है कि किस तरह से सिचुएशन जो है वो ख़राब हो सकती है। तो किस तरह से देखो वो स्टेप बाय स्टेप अपनी बात रखता जा रहा है। अच्छा, अब इसकी वो कैप चेक कर लो। एज्यूम का मतलब होता है बिलीव करना, सपोज करना, और सिट बैक का मतलब है कि मतलब वैसे ही रहना, स्टे आइडल, डू नथिंग, कुछ भी ना करना। वॉयलेट करने का मतलब होता है खिलाफ वर्जी करना। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है आज़ादी, ऑटोनमी, खुद मुख्तारी, अथॉरिटी। अच्छा देखो, अगर कोई चीज़ न्यू नॉर्मल बन गई है ना तो इसका मतलब है कि ये जो है अब नया मामूल बन चुकी है। मतलब ये वो वाली तब्दीली है जो एक्सेप्टेड है सबके लिए कि हाँ आजकल तो ऐसे ही हो रहा है, तो ये जो चीज़ है ये न्यू नॉर्मल बन चुकी है। कहता एज द पोस्ट पहलगाम हॉस्टिलिटीज़, कहता जैसा कि ये जो हॉस्टिलिटीज़ थी, जो दुश्मनियाँ थी, किसके बाद? कहता इस पहलगाम के बाद। कहता इल्यूस्ट्रेटेड, उसने दिखाया, शो किया किस चीज़ को? पाकिस्तान इज़ मोर देन कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग इटसेल्फ, कि पाकिस्तान जो है वो पूरी सलाहियत रखता है अपने आप का दिफा करने की। देखो इल्यूस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रूव करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, हाईलाइट करना, शो करना। अब आगे देखो, कहता बट द मेजर रिस्क इज, लेकिन कहता जो बहुत बड़ा ख़तरा है ना वो ये है कि इंडिया प्रोवोकेटिव मूव्स, कि इंडिया की ये वाली जो उकसाने वाली हरकतें हैं, मे वन डे, कहता हो सकता है किसी दिन स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल, कि ये बेलगाम हो जाएं, ये कंट्रोल से बाहर हो जाए, ये काबू से बाहर हो जाएं, एंड लीड टू, और लेकर चली जाएं, एंड अदर, एक और फुल ब्लोन वॉर, एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ, लार्ज स्केल और सीरियस वॉर की तरफ इन साउथ एशिया। इसमें तो देखो वो अब क्या बात कर रहा है, किस तरह से उसने बताया है कि ये जो चीज़ें हैं ये उस टाइम तो इनको बहुत मज़ा आ रहा है या अच्छा लग रहा है ऐसे अल्फाज बोलने का, कि ये बॉलीवुड के डायलॉग्स उठाने बोलने। कहता है आपको नहीं पता कि ये जो चीज़ें हैं, ये इनकी जो प्रोवोकेटिव मूव्स हैं वो किस तरफ लेकर जा सकती हैं। अच्छा, अब इसकी जल्दी से वो कैप चेक कर लें। प्रोवोकेटिव का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो दूसरों को उकसाए, भड़काने वाली जो हो,
और मूव का मतलब उनका जो एक्शन है। अगर कोई चीज़ स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो इसका मतलब है वो काबू से बाहर हो जाती है, वो एस्केलेट कर जाती है, वो वर्स हो जाती है, बदतर हो जाती है। लीड टू कर जाती है मतलब वो रिजल्ट इन हो जाती है, उसका इख्तिताम इधर होता है। किस तरफ होता है वो ये इसने मेंशन किया। फुल ब्लोन वॉर का मतलब किया लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट, इंटेंस बैटल, शदीद जंग या बहुत बड़ी वॉर कह लो। कहता सच आ प्रोस्पेक्ट, कहता ऐसा जो प्रोस्पेक्ट है, कहता ऐसे इम्कानात विद बोथ स्टेट्स, कहता दोनों स्टेट्स के साथ, पोसेसिंग कहता जो कि रखती हैं न्यूक्लियर आर्म्स इनको, इज़ नॉट अ प्लेजेंट वन, कहता ये वाला जो इम्कान है ये कोई खुशगवार नहीं है, मतलब ये जो चीज़ है ये अच्छी नहीं है, ये बहुत ही डेंजरस है। देखो ये जो पोसेसिंग नज़र आया ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये किसके लिए आया, ये इन स्टेट्स के लिए आया कि ये वो वाली स्टेट्स हैं जो कि इन चीज़ों को रखती हैं, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब आगे देखो, कहता इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग वॉर, कहता बजाय इसके कि आप प्रमोट करो, आप फरोग दो, बढ़ावा दो, किसका, वॉर, कहता वॉर हिस्टीरिया, इस चीज़ का, जंग के जुनून का, एंड एंटी पाकिस्तान हेट्रेड, और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का, इंडियाज लीडरशिप नीड्स टू क्लाइम डाउन, कि इंडिया की जो लीडरशिप है उसको ज़रूरत है कि वो क्लाइम डाउन करे, मतलब वो नीचे उतर आए, नीचे आ जाए, या ये जो इनका गुरूर है उससे नीचे आ जाए, एंड टॉक टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बात करें। तो देखो कितना प्यारा इसने यहाँ पे सेंटेंस बनाया है, इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग। देखो यहाँ पे ये जो प्रमोटिंग नज़र आ रहा है ना, ये क्या है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है, नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, या जिरंड बन सकता है। तो ये यहाँ पे प्रमोटिंग जो है ये जिरंड है, ठीक है। अब इसकी वोकैब चेक कर लो। देखो हिस्टीरिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जुनून, मैडनेस, पैनिक, पागलपन। एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ। और क्लाइम डाउन का मतलब क्या होता है, डी एस्केलेट करना, किसी चीज़, मतलब आप ये समझ लो किसी चीज़ से बैक ऑफ हो जाना, पीछे हट जाना। या अगर कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा उसका दिमाग ऊपर गया हुआ है तो उसके लिए भी आप ये समझ लो, उसको कहते हैं क्लाइम डाउन, कि मतलब थोड़ा नीचे आ जाओ और फिर बात करो। कहता पीसफुल रेजोल्यूशन, कहता वो वाला मुआहदा जो कि पीसफुल है, जो कि अमन का है। कहता टू बायलैटरल डिस्प्यूट्स, कहता उन झगड़ों के लिए जो कि बायलैटरल हैं, मतलब जिनमें टू कंट्रीज़ हैं, मतलब इंडिया और पाकिस्तान। कहता इज़ पॉसिबल, वो पॉसिबल है, शुड बोथ साइड्स बी इंटरेस्टेड, अगर जो दोनों साइड्स हैं वो इंटरेस्टेड होती हैं, वो दिलचस्पी रखती हैं, इन परस्यूइंग दिस पाथ, कि वो इस रास्ते पर चलने का अगर इरादा रखती हैं तो ये जो चीज़ है ये पॉसिबल है। अच्छा देखो, अब इसमें इसने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा है कि ये वाला जो रेजोल्यूशन है ना इन झगड़ों का ये जो सोल्यूशन है इनका, ये समझ लो। कहता है ये उस वक़्त ही पॉसिबल है जब ये दोनों साइड्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हों कि हाँ वो इस अमन के रास्ते पर अब चलना चाहती हैं, वो इनका सोल्यूशन फाइंड करना चाहती हैं, तो तब ही ये चीज़ पॉसिबल है। देखो बायलैटरल क्या होता है, मल्टीलैटरल क्या होता है, यूनिलैटरल क्या होता है, ये सारे मैंने पिछली क्लास में करवाए थे। अभी मैं जल्दी से ये बता दूं, बाई का मतलब क्या होता है, टू, लैटरल का मतलब होता है साइड्स। तो ऐसी चीज़ जिसके अंदर टू साइड्स हो, या टू ग्रुप्स हो, या टू कंट्रीज शामिल हों जिसके अंदर, तो उसको बोलते हैं बायलैटरल। तो वो बायलैटरल कोई एग्रीमेंट भी हो सकता है, बायलैटरल डिस्प्यूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा अब इसमें देखना है कि ये कौन सी कंडीशन इसने यहाँ पे यूज़ की है, ठीक है, और ये भी देखना है कि ये शुड क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये है तो कंडीशनल सेंटेंस है, बट ये शुड क्या है, ये बी क्या है यहाँ पे। अब इसको भी देख लेते हैं। अच्छा सबसे पहले ना इस चीज़ को देखो कि उसने लिखा है कि इफ़ बोथ साइड्स आर इंटरेस्टेड, और आगे वो वाली बात, ठीक है। उसके बाद उसने लिखा है अ पीसफुल सॉल्यूशन इज पॉसिबल, ठीक है। देखो जो फर्स्ट कंडीशन होती है ना वो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं जहाँ जो स्पीकर हो ना उसको फील आ रहा हो, उसको लग रहा हो कि ये वाली जो चीज़ है ये पॉसिबल हो सकती है। मतलब इसमें प्रेजेंट की रियल सिचुएशन को इमेजिन किया जाता है।
और ये वो वाली सिचुएशन होती है जो स्पीकर के अकॉर्डिंग पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। ये होती है फर्स्ट कंडीशन। तो जब इस सेंटेंस को हम इन्वर्ट करेंगे ना, तो इसकी इन्वर्जन कुछ ऐसे होती है कि इफ़ की जगह पे वो क्या करता है, वो शुड का इस्तेमाल कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आर था इसकी जगह पे बी लगा देगा, ठीक है, और बाकी सेंटेंस ऐसा ही रहेगा। तो उसने ऐसे ये वाला सेंटेंस बनाया था कि अ पीसफुल सोल्यूशन इज पॉसिबल शुड बोथ साइड्स बी इंटरेस्टेड। तो ये इन्वर्टेड सेंटेंसेस हैं कंडीशन 1 के, उसमें ये शुड का इस्तेमाल करता है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो अब हमारा ये एडिटोरियल कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसके ऊपर जो मैंने क्विज़ तैयार किया था उसको देख लेते हैं और उसके बाद इस क्लास को एंड करते हैं। देखो, हमारा सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द एडिटोरियल, ठीक है। उसकी ऑप्शन चेक करो। कहता फर्स्ट वन, द एवोल्यूशन ऑफ बॉलीवुड rhetoric in Indian politics. कहता second, the dangers of rising hostility and the need for peaceful dialogue between India and Pakistan. थर्ड है कहता historical comparison of Indian political leaders. क्या इस चीज़ के बारे में था? कहता the need for India to assert dominance in the region, या इस चीज़ के बारे में था। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द टोन ऑफ द एडिटोरियल टूवर्ड्स इंडियाज करंट लीडरशिप। इंडिया की जो करंट हाल या जो लीडरशिप है उसको लेकर इस एडिटोरियल की टोन क्या थी। कहता क्रिटिकल थी, सेलिब्रेटरी थी, सिंपैथेटिक थी, न्यूट्रल थी। थर्ड उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द ऑथर्स कंसर्न रिगार्डिंग इंडियाज पॉलिटिकल रेटरिक। ऑप्शन ए कहता इट इज़ नॉट टेकन सीरियसली बाय द ग्लोबल कम्युनिटी। बी ऑप्शन इट इज़ टू सॉफ्ट एंड डिप्लोमेटिक फॉर पाकिस्तान्स अग्रेशन। थर्ड वन है इट कुड ट्रिगर सिमिलर अग्रेसिव रिएक्शंस फ्रॉम पाकिस्तान रिस्किंग रीजनल स्टेबिलिटी। फोर्थ ऑप्शन है इट माइट लीड टू इंटरनेशनल सैंक्शंस। अब फोर्थ देखें, इसमें कह रहा है व्हाट डज वॉर हिस्टीरिया इम्प्लाई इन द एडिटोरियल कॉन्टेक्स्ट। Strategic military planning. Second, an emotional exaggerated obsession with war. Defensive calmness. Fourth one, internal confusion. अच्छा, लास्ट वन है वो कह रहा है what is meant by theatrical flourish in the line. Options, logical explanation of facts. B, overly dramatic and showy expression. Third है carefully written speech और fourth है brief factual comment. तो ये इसके साथ ही आज की एडिटोरियल कंप्लीट होती है। क्विज़ को लाजमी सॉल्व किया करें, ये आप लोगों के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है, ये सारी एफर्ट्स आप लोगों के लिए की जाती है। अब आप लोगों से भी मैं इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं कोई भी ब्रेक लिए बगैर डेली आपके लिए क्लासेस अपलोड करूं। अब लास्ट जो क्लास मैंने अपलोड की थी उस पर व्यूज़ बहुत कम थे, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे मैंने क्लास अपलोड नहीं की। तो अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।